नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ऐप में हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है। अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और हर मंडे तैयार रहिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी कारणवश मंडे को टेस्ट नहीं भी हो पाता है तो उस वीक में टेस्ट ज़रूर हो जाता है, यानी वीकली एक टेस्ट आपको ज़रूर मिलता है। टेस्ट का लिंक हम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जैसे लिंक आता है तो टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करें। दोस्तों, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं और अब तक 34 टेस्ट हम ले चुके हैं। आज हमारा 35 नंबर टेस्ट है और सभी 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्यूशन सहित आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। सभी वीडियो क्वेश्चन आप लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐप डाउनलोड ज़रूर करें ताकि आप भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें। टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो आप जाकर देखिएगा। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरली बच्चे हिंदी भाषी राज्य से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड अभी टेक्निकल हेल्पर का चल रहा है, एग्ज़ाम अपने होने वाला है, तो हमने क्वेश्चन को हिंदी में ही बनाया है। हालांकि टेस्ट में हमारा जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स के जितने भी टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दोस्तों, ऐप पर एक सर्वश्रेष्ठ कोर्स आपको मिलेगा। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप में आपको पेड कोर्स मिलेगा। आप चाहे तो उसे ले सकते हैं, जहां आपको लगभग 150 टेस्ट फ्री में मिलेंगे, यानी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलती है। आइए ज़रा सवाल से शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कोर के समीप कौन सी वाइंडिंग होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोर के नज़दीक वाइंडिंग को इंसुलेशन के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखा जाता है ताकि हमें बहुत बड़े लेवल का इंसुलेशन प्रोवाइड ना करवाना पड़े या फिर इंसुलेशन डैमेज होने की संभावना कम से कम रहे, आशंका कम से कम रहे। प्राइमरी सेकेंडरी से कोई मतलब नहीं है, एलवी वाइंडिंग को जो है वो रखा जाएगा, यानी वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। कंपेरेटिवली लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग को हम यहाँ पर रखेंगे। अगला हमारा सवाल है, मल्टीमीटर से वोल्टेज नापते समय स्टार्टिंग के समय हमें किस प्रास का चयन करना चाहिए, यानी कौन सी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखें, मल्टीमीटर हो या वोल्टमीटर हो, अगर रेंज सेलेक्टर स्विच आपके पास है तो कहते हैं कि परिपथ में जब भी अननोन वोल्टेज आपको मेज़र करना हो तो मैक्सिमम रेंज का चयन किया जाता है, यानी उस रेंज में आपको जो भी उच्चतम मान दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके पास एक ऐसा मल्टीमीटर है जिसमें 200 वोल्ट, 600 वोल्ट और 2 किलोवोल्ट तीन ऑप्शन है। आप किसी सप्लाई पर वोल्टेज नापने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 किलो वोल्ट का पैमाना चयन करना होगा। उसके बाद में आप एक हिंट मिल जाएगी कि वोल्टेज लगभग कितनी आई, तो फिर उस रेंज में आप ले आएंगे और शुद्ध रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको उच्चतम रीडिंग ही सिलेक्ट करनी होगी, मान ही आपको लेना होगा। अगला सवाल है कि एक मापी में फुल स्केल डेफ्लेक्शन के लिए एरर यानी त्रुटि 3% है, तो इस पैमाने के मध्य भाग और 1/4 भाग के लिए त्रुटि कितनी होगी। दोस्तों, याद रखें, एफएसडी का मतलब होता है फुल स्केल डेफ्लेक्शन, और एरर जो होती है वो जनरली एफएसडी में ही दी जाती है। वो ये कहता है कि अगर आप पूरे पैमाने के सापेक्ष रीडिंग लेते हो ना तो 3% है। यदि पैमाने पर आप कम रीडिंग लेंगे तो ये कन्फर्म है कि एरर उसमें अधिक आएगा। जब आधे भाग पर लेंगे तो एरर 2 गुना होगा, 1/4 भाग पर लेंगे तो एरर 4 गुना होगा, यानी क्रमशः 6% और 12% की त्रुटि हमें देखने को मिल सकती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है, फ्लोरेसेंट लैंप की जनरल ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों, इसके बारे में 3-4 चीज़ें ध्यान रखना।
फ्लोरेसेंट लैंप, प्रदीप्ति लैंप कोई बोलते हैं, प्रतिदीप्ति लैंप को। इसमें रेटिंग होती है लगभग 240 वोल्ट। इनिशियल स्टार्टिंग के समय लगभग कहते हैं कि इसको 1100 वोल्ट के आसपास ज़रूरत होती है, जबकि रनिंग के समय 110 वोल्ट से लेकर 125 वोल्ट के बीच एनएफ वोल्टेज मानी जाती है, पर्याप्त वोल्टेज मानी जाती है। अगला सवाल है कि एनटीसी थर्मिस्टर जो होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है, एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस घटेगा, एंड रेजिस्टेंस घटेगा तो चालकता बढ़ती है। इसका मतलब चालकता इसकी क्या होगी, शीतलन अवस्था की तुलना में तप्त अवस्था में अधिक होगी, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है, यानी हम यूँ बोल सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ चालकता बढ़ती है। ये उत्तर हो जाएगा, शीतल अवस्था की तुलना में तप्त अवस्था में उच्च चालकता, हाई कंडक्टेंस होगा। अगला सवाल है कि जब परिपथ का साइज 10 mm² कॉपर का है तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज कितना होना चाहिए। दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि परिपथ में चालक किस भाग का है। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने लिखा है कि परिपथ का चालक अगर कॉपर का है और वो 10 mm² का है तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए अगर आप कॉपर लेते हैं तो वो आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी 5 mm² का होना चाहिए। अगर आप एल्यूमिनियम का लेते हैं तो भी वो आधे से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टील का या गैल्वेनाइज्ड आयरन लेते हैं तो वो चालक के बराबर आकार का ही होना चाहिए। डी उत्तर आएगा। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के साइज़ पर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अलग अलग डेटा इसके देखने को आपको मिलते हैं, इसलिए आप हो सकता है कन्फ्यूजन में भी रहो। अगला सवाल है कि पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान का प्रतिरोध 30 ओम और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो है उसका प्रतिरोध 20 ओम है। जब फेज तार उस रेगुलेशन में मेटल बॉडी को स्पर्श करेगा तो 230 वोल्ट पर उसमें से चलने वाली फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, फॉल्ट करंट I = V/R से ही चलेगी हमेशा। 230 वोल्ट सप्लाई है, रेजिस्टेंस देखो दोनों सीरीज में माने जाते हैं, तो 30 और 20 50 हो जाएगा, यानी 50 का आपको इसमें भाग देना है, लगभग 4.6 एम्पियर के आसपास करंट आ जाएगा। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। अगला सवाल, एक ओम मीटर में किस प्रकार की स्केल होती है। तो ओम मीटर में एरेखिक पैमाना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनंत और शून्य होता है, उसके बीच में रेंज आती है, तो ये एरेखिक पैमाना ही कहलाता है। बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लघु प्रतिरोध की श्रेणी में नहीं आता है। मान के आधार पर प्रतिरोध 3 तरह के होते हैं, और निम्न प्रतिरोध में 1 ओम से कम मान के जो प्रतिरोधक होते हैं उनको रखा जाता है। डीसी आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को हमेशा नेगलेक्ट माना जाता है, यानी हम 0 मानते हैं। लेकिन हीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, देखिए ये 1 ओम से कहीं अधिक होता है। किसी भी जनरल लोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, मेगर के बारे में असत्य कथन कौन सा है, यानी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो मेगर की रिगार्डिंग सही नहीं हो सकता। सबसे पहला देखिए, इसे आपूर्ति पर प्रयुक्त किया जा सकता है, यही गलत हो गया। मेगर और ओममीटर के बारे में कहा जाता है कि जब भी इनका उपयोग करें परिपथ में सप्लाई ऑन नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि उपयोग के दौरान दोनों लीड एक साथ स्पर्श ना करें, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंसुलेशन प्रतिरोध के अतिरिक्त कंटिन्यूटी जांचने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। 0 पर एडजस्टमेंट नहीं करते, लेकिन 0 एरर जरूर जांच लेते हैं, मतलब इसकी पॉइंटर को 0 पर लाते नहीं हैं, लेकिन दोनों लीड जब शॉर्ट करवाएं तो 0 रीडिंग आनी जरूरी है, इसका स्टेटमेंट है। अगला सवाल, मेगर और अर्थ टेस्टर में किस प्रकार की सप्लाई होती है। मेगर में डीसी होती है और अर्थ टेस्टर में एसी होती है, क्योंकि अर्थ टेस्टर अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। और अर्थ टेस्टर में डीसी क्यों नहीं ली, अगर ये सवाल पूछे आपसे तो फिर बताना है कि जो मिट्टी होती है उसमें
कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं डीसी के साथ, तो वो अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। अगला सवाल, केबल से इंसुलेशन हटाते समय चाकू का कोण 20 डिग्री पर होना चाहिए। इंसुलेशन हटा रहे हो आप, अगर 90 डिग्री पर होगा तब तो केबल कट लग जाएगा, इंसुलेशन नहीं हटेगा। अगला सवाल, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम किस प्रकार के एग्जाम्पल है? तो ये अनुचुंबक में आएंगे, इंग्लिश में इसको पैरामैग्नेट कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीरीज में संयोजित दो प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, उसमें से प्रवाहित धाराओं का अनुपात कितना होगा? देखो हम सब जानते हैं कि सीरीज प्रतिरोध में धारा हमेशा एक समान चलती है, तो प्रतिरोध का मान चाहे कितना भी क्यों ना हो, दोनों में एक समान धारा चलेगी, यानी उनका अनुपात हमेशा 1:1 आएगा। हाँ, अगर उनकी वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात पूछे ना तो उतना ही आएगा जितना प्रतिरोध का अनुपात। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपसे वोल्टेज अनुपात पूछा होता तो हमें ए ऑप्शन के साथ जाना होता। अगला सवाल है, संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर संतुलित हो तो उसके दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए दो तार की भांति बिहेव करते हैं और बाद में वो समांतर में आ जाते हैं, यानी समांतर में दो श्रेणी तार आ जाएंगे। ठीक है, एक सीरीज वाला है, एक सीरीज वाला है, और फिर उन दोनों का आप समांतर में करेंगे, उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट से इनपुट घटाई हानि का अनुपात ट्रांसफार्मर में किस पैरामीटर को दर्शाता है? यानी ये यूँ कह रहा है कि इनपुट और इनपुट में से अगर आप ट्रांसफार्मर के रेशियो के हिसाब से निकालते हैं तो इनपुट घटाई की हानि का अनुपात, तो इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। कैसे? आउटपुट बटे इनपुट होता है ना, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो क्या होती है? इनपुट माइनस लॉसेज, यानी इनपुट माइनस लॉसेज बटे इनपुट अगर आप करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? दक्षता कहलाएगी। अगला सवाल, यदि सीरीज वाइंडिंग को वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा शंट कर दिया जाए तो सीरीज मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो हम सब जानते हैं कि सीरीज फील्ड को यदि हम परिवर्ती प्रतिरोध, उसी को तो डाइवर्टर बोलते हैं, एक तरह से फील्ड नियंत्रण विधि होगी। फील्ड नियंत्रण विधि में मोटर की गति बढ़ जाती है क्योंकि फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा। शंट प्रतिरोध का काम होता है धारा को बाईपास करना, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा को बाईपास कर देगा, वाइंडिंग में कम धारा जाएगी, कम फ्लक्स बनेगा, कम फ्लक्स बनेगा तो गति बढ़ जाएगी। अगला सवाल, फेज बी का ईएमएफ ए के फेज से 120 डिग्री पीछे और सी वाला बी से 120 डिग्री पीछे है, तो फेज क्रम ए बी सी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर मैंने क्लास दिया हुआ है कंप्लीट, पॉलीफेज वाले चैप्टर में जाकर आप पढ़ें, आई थिंक आप बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। नहीं तो थ्योरी की क्लास आपको इस टॉपिक पर एक बार फिर दे दूंगा मैं कभी, तो आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। अगला सवाल, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है? आरोपित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी लगाया गया ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्कहासन के अनुसार कंटिन्यू दोलन के लिए फीडबैक फैक्टर का मान कितना होना चाहिए? फीडबैक फैक्टर का मान इकाई होना चाहिए। फीडबैक फैक्टर का मान इकाई होगा तो जो ओसिलेशन मिलते हैं वो अनंत मिलेंगे। अनंत मतलब लगातार जो है वो ओसिलेशन होता रहेगा और वो हमें लगातार जो है वो ओसिलेट आउटपुट में प्रदान करते रहेगा। एफईटी में चार्ज कैरियर कौन होता है? पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब होता है या होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो धारा का संचालन करेगा। अगर एन टाइप है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का मेजॉरिटी कैरियर कहलाएंगे, और अगर पी टाइप, पी चैनल एफईटी बोलते हैं उसको, तो फिर होल्स के कारण धारा का प्रवाह कहलाएगा। डी ऑप्शन के साथ जाना है। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट 40 मिली एम्पियर के परिवर्तन से एमीटर धारा 600 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाती है, अल्फा का मान ज्ञात करें। देखो करंट गेन अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमीटर करंट में परिवर्तन का अनुपात। देखो कलेक्टर करंट में परिवर्तन 40 मिली एम्पियर सीधा दिया है और एमीटर करंट में परिवर्तन 400 मिली एम्पियर का हो रहा है। कैसे आपको निकालना है?
पहले 600 मिली एम्पियर थी, अब 1 एम्पियर हो गई, मतलब 1000 मिली एम्पियर। तो परिवर्तन 400 मिली एम्पियर का आया। कैलकुलेशन करके मान निकालेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है। वैसे देखो अल्फ़ा का मान इकाई से कम होता है तो आपका ए और बी तो उत्तर हो ही नहीं सकता। एक तरह से आपको 50-50 लाइफ लाइन मिल गई। अगला सवाल, 180 डिग्री पर कोई फेज़ विस्थापित कर रहा है सिग्नल, तो इसको हम फेज़ को इन्वर्ट करना बोलते हैं। फेज़ इन्वर्टर कहलाएगा ये सर्किट। इन्वर्ट का मतलब होता है व्युत्पन्न या इनपुट का जस्ट अपोजिट। बफर एम्पलीफायर की गेन हमेशा इकाई होती है, इसलिए इसमें इनपुट और आउटपुट हमेशा बराबर होते हैं। एक बफर एम्पलीफायर की गेन कितनी होती है, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना इकाई होता है, यानी इनपुट और आउटपुट इसमें दोनों बराबर होते हैं। अगला सवाल, बाइनरी सूचना को किस युक्ति में स्टोर किया जा सकता है? बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाली युक्ति फ्लिप फ्लॉप भी है, लैच भी होती है और रजिस्टर भी होता है। ऑल अबोव आएगा, डी उत्तर यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और पेड कोर्स है जिसमें 150 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।